हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आप चाहे तो हमारी वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स पर जाकर के या फिर हमारे यूट्यूब वीडियो पर जाकर के इन वीडियो का आनंद उठा सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमारा विषय है इतिहास। इतिहास के अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 चल रहा था। मैं आशा करता हूं कि आपने पुराने सभी वीडियो देख लिए होंगे। इस चैप्टर से संबंधित सारे वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज बारी आती है इस चैप्टर के एमसीक्यू की। और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना, जिसके आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं, या ऐसा कहें कि बहुविकल्पी प्रश्न करने वाले हैं। लेकिन इस चैप्टर के नाम को पहले समझ लेते हैं कि चैप्टर आखिरकार किससे जुड़ा हुआ है। देसी जनता को सभ्य बनाने से मतलब है कि अंग्रेज चाहते थे कि भारत की जनता असभ्य है, इसको सभ्य बनाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए उन्होंने सोचा कि राष्ट्र को शिक्षित करना है तो शिक्षा का जरिया क्या होना चाहिए। भारत की जो पुरानी शिक्षा प्रणाली थी उसको खत्म करके नई अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली भारत में लाना चाहते थे। बस ये चैप्टर इसी से संबंधित था, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अरबिंदो घोष जैसे हमारे भारतीय महापुरुषों ने भी काफ़ी शिक्षा को लेकर अपने अपने विचार दिए। तो आइए समझते हैं उन अंग्रेजों और भारतीयों के विचारों को कि क्या क्या उनने विचार दिए। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न क्रमांक 1 क्या है हमारा? प्रश्न क्रमांक 1 है सन 1791 में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? जोनाथन डंकन ने हिंदू कॉलेज स्थापित किया था इंडिया में, वो भी 1791 में। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे जो अंग्रेज अफसर थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि अगर आपको भारतीयों को खुश करना है और आप चाहते हैं कि एक अजनबी शासक भारतीयों के दिल में जगह बना पाए, तो एक तरीका है कि भारतीयों की शिक्षा को, भारतीयों के साहित्य को, उनके संस्कृत और फारसी साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा, उनको प्रोत्साहन देना होगा। इसी वजह से जोनाथन डंकन ने 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। लेकिन कहाँ की? ये हिंदू कॉलेज बनारस में है, हिंदू कॉलेज ऑफ बनारस कहा जाता है। वाराणसी का ही नाम है बनारस, तो बनारस में ही ये आपको मिलेगा हिंदू कॉलेज। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है? बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। आज भी ये हिंदू कॉलेज है, हिंदू कॉलेज यूनिवर्सिटी के नाम से भी फेमस है। प्रश्न क्रमांक 2 की बात करते हैं। कलकत्ता में मदरसे की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में मदरसे की स्थापना किसने की थी? क्या ये मदरसे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने की थी, या ऑप्शन नंबर ख लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी, या फिर इवल्यू इंटर ने की थी, या फिर चौथा ऑप्शन विलियम जोन्स ने की थी? कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी स्थापना पर बल दिया था? दोस्तों, वो उस समय के गवर्नर जनरल थे। और अगर आपको ये पता है कि मदरसा कब पहली बार कलकत्ता में खोला गया था, तो आप जब बिल्कुल बता सकते हैं कि किसने की थी। 1781 की बात है। तो 1781 के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। इसलिए राइट आंसर क्या आएगा आपका? वॉरेन हेस्टिंग्स इज द राइट आंसर। तो वॉरेन हेस्टिंग्स साहब ने इसको स्थापित करवाया था। तो पहला मदरसा जो खोला गया था वो कलकत्ता में खोला गया था, जबकि पहला हिंदू कॉलेज जो खोला गया था वो वाराणसी में खोला गया था। जैसा कि जोनाथन डंकन का नाम वहाँ पर आता है। 2 प्रश्न हमारे हो चुके हैं, बहुत अच्छे प्रश्न थे। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन, कौन भारतीयों को असभ्य या भारत को असभ्य देश मानता था? इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति जिसने कहा कि भारत एक असभ्य देश है? क्या विलियम जोन्स वे व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा कहा? क्या थॉमस बेबिंगटन मैकाले वो व्यक्ति थे जिसने ऐसा कहा? या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स साहब थे जिनने ऐसा कहा? या लास्ट आपका ऑप्शन हेनरी कॉलब्रुक साहब ने क्या ऐसा कहा था? तो मैं आपको बता दूं कि विलियम जोन्स साहब, जिनका नाम सबसे पहले लिखा गया है, इन्होंने कभी भारत को असभ्य देश माना नहीं, बल्कि ये तो भारत को एक सभ्य संस्कृति मानते थे। भारत को सभ्य बोलते थे और कहते थे कि भारतीयों को समझना है तो प्राचीन परंपराओं को, प्राचीन कानूनों को, प्राचीन किताबों को हमको खोज कर पढ़ना पड़ेगा,
क्योंकि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए ज़रूरी है किताबों को पढ़ना। वहीं कोलब्रुक का भी मानना था कि वो भारतीय भाषा को सीखना भी जानते थे, ये लोग भारतीय भाषा को सीखते भी थे। तो काफ़ी हद तक कोलब्रुक साहब ने भी इसको भारत को कभी भी असभ्य जैसा शब्द नहीं कहा। वॉरेन हेस्टिंग्स ने ऐसी कोई टीका टिप्पणी नहीं की, लेकिन भारतीयों पर जो टीका टिप्पणी करने वाला व्यक्ति था जिसने कहा कि भारत एक असभ्य देश है, यहाँ की शिक्षा में कोई वैज्ञानिकपन है ही नहीं, यहाँ की शिक्षा में कोई तकनीकी नहीं है। यहाँ तक कि थॉमस बेबिंगटन मैकाले साहब ने यहाँ तक कह डाला था कि भारत में ऐसी शिक्षा की कोई शाखा नहीं है जो इंग्लैंड की बराबरी कर पाए, या फिर यूं कहें कि इंग्लैंड की एक अच्छे पुस्तकालय का एक छोटा सा कोना भी अगर की किताबों को भी उठा ले तो पूरे भारत के साहित्य के बराबर है। वो इतना कुछ कह दिया था। तो उनके हिसाब से भारत एक असभ्य देश था और कहते हैं कि भारतीयों को सभ्य बनाना बहुत ज़रूरी, इसलिए शिक्षित करना ज़रूरी है। अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की उन्होंने बात की थी, जबकि विलियम जोन्स और कोलब्रुक साहब बोलते थे कि नहीं, भारतीयों को भारतीय भाषा में ही आगे बढ़ाना चाहिए। तो उसका राइट आंसर होगा थॉमस बेबिंगटन मैकाले वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को एक असभ्य देश के रूप में जाना या कहा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्न में से कौन संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे? कौन ऐसे व्यक्ति है जो संस्कृत और फारसी भाषाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे? हालांकि वो 2 व्यक्तियों के नाम आपके इसमें आता है, लेकिन यहाँ पर एक ही व्यक्ति का नाम वो दिया गया है। 4 में से वो एक ही व्यक्ति आपको चुनना है, क्योंकि 2 चुन ही नहीं सकते। पहला व्यक्ति जिनका नाम है हेनरी थॉमस कोलब्रुक, दूसरे व्यक्ति है जेम्स मिल, तीसरे रिचर्ड थॉमस और चौथे जेन पार्किंस। तो देखिए ऊपर के जो 2 व्यक्ति हैं, पहले हेनरी थॉमस कोलब्रुक और जेम्स मिल, इन दोनों के नाम आपने चैप्टर के दौरान जरूर सुने होंगे, ये आपके चैप्टर से संबंधित है। लेकिन एक तरफ जहां हेनरी थॉमस कोलब्रुक जो साहब है ये बोलते हैं कि भारतीयों की शिक्षा को भारतीयों को भारत की तरह शिक्षा देना चाहिए, मतलब इनकी जो संस्कृत और फारसी की जो पुरानी भाषा है उसी साहित्य को आगे पढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। जबकि जेम्स मिल तो बोलते हैं कि नहीं, अंग्रेजी में भाषा में शिक्षा देनी चाहिए, यूरोपीय शिक्षा को प्रमोट करना चाहिए, भारतीय शिक्षा में वो दम कहाँ, ऐसा उन्होंने कहा था। तो डेफिनेटली उनको संस्कृत और फारसी भाषाओं का अनुभव तो नहीं होगा। हेनरी थॉमस कोलब्रुक के साथ में एक और व्यक्ति थे, नेथेनियल हॉलहेड। तो नेथेनियल हॉलहेड भी जो एक व्यक्ति थे जो इनका काफ़ी साथ दिया। इन दोनों ने मिल करके अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, फारसी और संस्कृत जो रचनाएं थी भारत की उनको पढ़ा, समझा और अनुवाद किया, ताकि यूरोपियन लोग भी इसको पढ़ पाए, समझ पाए और भारतीयों के विचारों को समझने के लिए ऐसा किया था। तो राइट आंसर डेफिनेटली क्या होगा, इन दोनों के नाम आता है, लेकिन आपको एक ऑप्शन चुनना है जो कि नेथेनियल हॉलहेड आपके ऑप्शन में नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, हेनरी थॉमस कोलब्रुक वो थे जो इसका अनुवाद कर रहे थे। तो राइट आंसर क्या आपका, क इज द राइट आंसर। समझ में आ गया? अगर नेथेनियल हॉलहेड भी होता तो हम उसको भी सिलेक्ट कर लेते। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल क्या था? ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में गठित किया गया था जब 1783 में वो व्यक्ति जिसके बारे में यहाँ जिक्र किया जा रहा है, जिसने इसकी स्थापना की थी, सबसे पहले भारत में आया था। उसने प्राच्यवादियों का कभी भी आलोचना नहीं की, उसने भारत की संस्कृति को समझने की कोशिश की। हालांकि जब उसे भारत में भेजा गया था तो भारत में उसको एक सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज के पद पर भेजा गया था। उसने भारत की सारी किताबों का अध्ययन कर लिया और एक सोसाइटी की स्थापना की। यहाँ तक कि एक शोध पत्रिका, एशियाटिक नाम से एक शोध पत्रिका भी उसने लॉन्च की थी। उस व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों, ये पूछा जा रहा है, किसने गठन किया था? क्या जेम्स मिल वे थे? तो जेम्स मिल तो भारत की संस्कृति को वैसे भी नहीं चाहते थे, तो जेम्स मिल का तो नाम यहाँ पर वैसे ही खत्म हो गया। क्या वो विलियम जॉन्स थे या विलियम जॉनसन थे या फिर मैक्स मुलर थे? तो विलियम जॉनसन तो नहीं थे, ये नाम जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए। मैक्स मुलर साहब भी नहीं थे। विलियम जोन्स जो व्यक्ति थे, चैप्टर में जिस व्यक्ति का नाम आया हम उसी की बात करेंगे। विलियम जोन्स के बारे में चैप्टर में भर भर के दिया हुआ है। उन्होंने कहा था, उन्होंने इसका स्थापना किया था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कई बार प्रश्नों में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा के याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो विलियम जोन्स वो व्यक्ति थे जिसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6, औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध करा दिया, यह कथन किसने कहा था? औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के अंदर
हीनता का बोध करा दिया। मतलब जब ये अंग्रेजों की शिक्षा भारतीयों को दी जाएगी तो भारतीय इससे किसकी वजह से भारतीयों के अंदर दूसरे भारतीय लोगों की तरफ, जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते उनके प्रति हीनता का भाव आ जाएगा। और ये हीनता का भाव किसकी वजह से आ रहा था? ये हीनता का भाव इस औपनिवेशिक यूरोपियन एजुकेशन की वजह से आ रहा था। तो राइट आंसर क्या है? ये किसने बोला था? क्या दयानंद सरस्वती साहब ने ये बात की थी, या फिर महात्मा गांधी साहब ने ये बात की थी? क्या दादा भाई नौरोजी वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये लाइन कही थी? या लास्ट ऑप्शन लाला लाजपत राय साहब ने कहा था? तो आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है ना? तो चैप्टर में लाला लाजपत राय साहब का नाम है, न ही चैप्टर में दादा भाई नौरोजी का नाम है। दयानंद सरस्वती का नाम कुछ हद तक वहाँ दिया गया है, लेकिन ज़्यादा फोकस नहीं किया गया। लेकिन ज़्यादा फोकस जिन पे किया वो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने कभी भी अंग्रेजी शिक्षा को पसंद ही नहीं किया। वो अंग्रेजी शिक्षा के घोर विरोधी थे। वो चाहते थे कि भारतीयों को भारत की भाषा में शिक्षा दी जाए, क्योंकि अंग्रेजी भाषा हमें गुलाम बना देगी। इसलिए उन्हीं का एक कथन था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध करा दिया है। आजकल वो ब्रिटिश साम्राज्य की या यूरोपियों को जो संस्कृति है, पश्चिमी संस्कृति है, उसको श्रेष्ठ मानने लगे हैं, और भारतीयों की जो संस्कृति है उसके जो गौरवपूर्ण इतिहास है उसको नष्ट कर दिया, उसको मानते ही नहीं, उसको सम्मान भी नहीं देते। तो यही तो हीनता का भाव है। आप अपने देश के होकर अपने देश की बुराई कर रहे हैं। ये केवल एक शिक्षा ही आपको सिखा सकती है। तो बस वो औपनिवेशिक शिक्षा की आलोचना करते थे। तो राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। वो व्यक्ति थे जिन्होंने कथन कहा था। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न यानी प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि शांति निकेतन की स्थापना कब की गई थी? ये शांति निकेतन क्या है दोस्तों? आपने चैप्टर पढ़ा है, मैं आशा करता हूं कि आपको नाम याद आ गया होगा। शांति निकेतन की स्थापना करने वाले सर रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे। रविंद्रनाथ टैगोर वही हैं जिन्होंने भारत का नेशनल एंथम जन गण मन लिखा था। अब आपको याद आ गया होगा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। शांति निकेतन क्या है? ये उनका एक तरीके का स्कूल था जहां वो बोलते हैं कि स्कूल में अनुशासन और बंधन से मुक्त ये स्कूल है, जहां पर बच्चे अपनी मनमर्जी का काम कर सकते हैं। यहाँ पर सृजनात्मक शिक्षा दी जाएगी। पर्यावरण जो प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा देने का एक तरीका था, जिसे वो शांति निकेतन का नाम देते थे। ये शांति निकेतन इस तरह का था कि लोगों के विचारों को खोलने का एक जरिया था। इसकी स्थापना उन्होंने कब की थी? क्या 1901 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर क है। ऑप्शन नंबर ख बोलता है कि क्या 1907 में इसकी स्थापना की गई थी, या फिर 1898 इसका सही उत्तर है, या लास्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर घ 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप आसानी से इसको क्लिक कर देंगे। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1901, 1901 में इसकी स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर इज द राइट आंसर। अब आप समझ गए होंगे, आपने चैप्टर जरूर पढ़ा होगा। बाकी रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हम लोग और भी बात करेंगे, हमने चैप्टर में खुल के बात की उनके बारे में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, दयानंद सरस्वती से जुड़ा हुआ है। दयानंद सरस्वती साहब की एक संस्था थी जिन्होंने एक स्कूल की स्थापना की थी, इसका नाम था दयानंद एंग्लो स्कूल। दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई थी? तो दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना उसी संस्था ने की थी जिस संस्था की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। क्या आपको पता है कि दयानंद सरस्वती साहब ने किस समाज की स्थापना की थी? क्या दयानंद सरस्वती साहब ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, या फिर दयानंद सरस्वती साहब ने आर्य समाज की स्थापना की थी? क्या दयानंद सरस्वती साहब के द्वारा स्थापित किया गया समाज ब्रह्म समाज है, या फिर दयानंद सरस्वती साहब ने दयानंद समाज की स्थापना की थी? तो क्या आपका राइट आंसर होगा? दयानंद एग्लो स्कूल की स्थापना जिस संस्था ने की थी उसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। उसका राइट आंसर है आर्य समाज। तो आर्य समाज आपका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 हमें समझ में आ गया है। आपको इसके बारे में अपने चैप्टर में जरूर मिलेगा, दयानंद सरस्वती के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, शांति निकेतन, जिसे एक और नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है विश्व भारती। ये शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? हमने अभी तो बात की इनके बारे में। अगर आपको ध्यान रहा हो या आपने वो अभी जस्ट क्वेश्चन पढ़ा हो शांति निकेतन की स्थापना कब की गई थी, तो मैंने उस व्यक्ति का नाम भी बोला था। वो व्यक्ति थे जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन पूछा जा सकता है।
तो शांति निकेतन, या जिसे एक और नाम से जानते हैं विश्व भारती, उसकी स्थापना किसने की थी? न मोतीलाल नेहरू साहब ने इसकी स्थापना की थी, ना ही बंकिम चंद्र चटर्जी, ना महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना करने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। आप जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर वो व्यक्ति है जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये पहले व्यक्ति है जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था भारत की तरफ से। अपनी एक किताब लिखी थी उन्होंने, इनका नाम था गीतांजलि। गीतांजलि के लिए इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। और ख़ास बात मैं आपको बता दूं कि भारत का राष्ट्रगान लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। और यही नहीं, आज का जो आपका बांग्लादेश एक देश है, उस बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम राष्ट्रगान है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था, अमार सोनार बांग्ला। तो इनके बारे में कुछ चीज़ें और याद रख ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई किससे होती है? ये क्वेश्चन हालांकि इस चैप्टर से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी एक बहुत जनरल क्वेश्चन है। ब्लाइंड स्कूल्स में पढ़ाई किससे होती है? मतलब जो ब्लाइंड स्कूल मतलब जो बच्चे दृष्टि बाधित होते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, उन बच्चों के लिए जो स्कूल चलाए जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ब्लाइंड स्कूल। और ब्लाइंड स्कूल के लिए कौन से यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? कैसे वो पढ़ाई करते हैं? क्या ध्वनि संवेदक यंत्र से पढ़ाई करते हैं, यानी सुन के पढ़ाई करते हैं, उससे सेंसिटिविटी लेकर के, ध्वनि संवेदक यंत्र जो भी है, या दूसरा देवनागरी लिपि में? देवनागरी लिपि में तो हम लोग पढ़ते ही हैं, देवनागरी लिपि में तो कोई भी पढ़ सकता है जिसको पढ़ना आता है, लेकिन जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए कौन सी लिपि इस्तेमाल की जाती है? क्या उस लिपि का नाम ब्रेल लिपि है? तो एक ब्रेल नाम के व्यक्ति थे जिनकी उन्हीं के नाम पे लिपि का नाम है। वो लिपि होती है, उसमें क्या होता है, उसमें जो अक्षर, हम लोग नॉर्मली अक्षर को देख कर पढ़ सकते हैं क्योंकि हम देख सकते हैं, जो नहीं देख सकता है वो अक्षरों को, उभरे हुए अक्षरों को, ऐसे उसमें उभरे हुए अक्षर होते हैं, मोटे मोटे उभरे हुए, तो उन अक्षरों को हाथ लगा करके ऐसे, क्योंकि उनका जो सेंसिटिविटी होती है, सेंसर जो होता है बहुत अच्छा काम करता है। जिन व्यक्ति को नहीं दिखाई देता है वो जल्दी चीज़ों को सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो हाथों से उसको स्पर्श करके समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो ब्रेल लिपि ऐसी है जिसमें उभरे हुए अक्षर होते हैं, और इसी ब्रेल लिपि से जो व्यक्ति दृष्टि बाधित होते हैं, जो बच्चे दृष्टि बाधित होते हैं, उनको ब्रेल यानी ब्लाइंड स्कूल में इस तरह से पढ़ाया जाता है। तो राइट आंसर क्या आपका? ब्रेल इज़ द राइट आंसर। और ब्रेल नाम के व्यक्ति ने ही इसका इजाद किया था उन लोगों को पढ़ने के लिए जो दृष्टि बाधित है। अब दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पढ़ नहीं सकता, हर व्यक्ति को पढ़ने की बहुत सारे तरीके इजाद कर दिए गए हैं। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक खोज था जिसने बहुत सारे लोगों की उम्मीदों को जो है हवा दे दी कि भाई अब आप भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि लॉर्ड मैकाले कैसी शिक्षा के पक्षधर थे? लॉर्ड मैकाले साहब किस प्रकार की शिक्षा चाहते थे? क्या लॉर्ड मैकाले साहब संस्कृत की शिक्षा चाहते थे? डेफिनेटली नहीं चाहते होंगे, अंग्रेज है, संस्कृत को क्यों प्रमोट करेंगे। क्या लॉर्ड मैकाले साहब प्राचीन शिक्षा को वापस से प्रमोट करना चाहते थे? मैकाले ने तो बिल्कुल भी नहीं किया था। ये लॉर्ड बेबिंगटन मैकाले की बात हो रही है। तो बेबिंगटन मैकाले तो ये बोलते थे कि भारतीय लोग असभ्य है, इनको शिक्षित करना है तो यूरोपियन भाषा के रूप में शिक्षित करना पड़ेगा। डेफिनेटली नहीं चाहते थे। क्या पाश्चात्य प्रकार की शिक्षा के पक्षधर थे या फिर पूर्वी प्रकार की शिक्षा के पक्षधर थे? ये दो शब्द है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये तो आपको समझ में आ गए होंगे, ये तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन दो शब्द के मायने क्या? पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिमी शिक्षा, पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिमी शिक्षा, और पूर्वी का मतलब होता है पूर्वी शिक्षा। मतलब जो भारत में यानी यूरोप में जो शिक्षा चलती थी उसको पूर्वी शिक्षा के नाम से जानते थे, और जो पाश्चात्य शिक्षा थी ये यूरोपियन एजुकेशन को बोलते थे, यानी पश्चिमी शिक्षा को बोलते थे। अब लॉर्ड बेगिंगटन मैकाले बोलते हैं कि नहीं, यूरोपियन शिक्षा से ही भारतीयों को सभ्य बनाया जा सकता है। इसका मतलब साफ है कि वो पाश्चात्य यानी उस अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। अगर वो पूर्वी के पक्षधर होते तो फिर संस्कृत या प्राचीन भी सही हो सकता था। वो भारतीय भाषा को तो बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी बोल दिया था कि जो आपने बनारस में हिंदू कॉलेज खोला है और जो आपने कलकत्ता में जो मदरसा खोला है, ऐसी चीज़ों को आप प्रमोट ना करें। भारतीयों को सभ्य बनाने का एक ही रास्ता है, अंग्रेजी शिक्षा। तो पाश्चात्य शिक्षा वही है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? पाश्चात्य शिक्षा चाहते थे वो। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान कौन थे? ये जो आपको नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिनको संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के बारे में काफ़ी जानकारी थी, विद्वान कहे जाते थे वो? क्या वो जेम्स टॉड थे? क्या हेनरी टॉमस कोलब्रुक थे?
या नेथेनियल हॉलहेड थे या विलियम जोन्स थे? नेथेनियल हॉलहेड, विलियम जोन्स, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, ये तीनों के तीनों भारतीय संस्कृति को पढ़ते थे, भारतीय किताबों को पढ़ते थे। लेकिन अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा विद्वान था जिसको भारत की संस्कृत और की भाषा के बारे में जानकारी थी? विलियम जोन्स हमारी भाषा को सीखना चाहते थे, फारसी भाषा सीख रहे थे और उनको फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा आती थी। संस्कृत के बारे में यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है और न ही नेथेनियल हॉलहेड के बारे में ऐसा कुछ बताया गया है। लेकिन हेनरी थॉमस कोलब्रुक जो व्यक्ति का नाम आपको दिख रहा है, इनके बारे में जरूर बताया गया कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है महारत हासिल कर लिया था, भारतीय भाषाओं का ज्ञान था इनको, ये संस्कृत का ज्ञान रखते थे, भारत की जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ थे उनको पढ़ के उनका ज्ञान इनके पास में था। तो राइट आंसर क्या होगा? हेनरी थॉमस कोलब्रुक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा क्या आप क्वेश्चन पढ़ के साथ साथ अपने ऑप्शन नहीं बता रहे हैं? अगर आप अपने ऑप्शन नहीं लिख रहे तो जल्दी से अपना मोबाइल उठाइए और कमेंट सेक्शन में जल्दी से हर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस जो आपने देखे हैं वो पढ़ लिखिए, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा और अंत में किसको कितने मार्क्स मिलते हैं वो भी टोटल लिख दीजिएगा, ताकि हमको समझ में तो आए कि कौन जो पढ़ रहा है वो किस तरह से पढ़ रहा है और जो पढ़ रहा है क्या वो टॉप भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ईमानदारी से मार्क्स जरूर लिखिए, क्योंकि हम आपको ऐसे चेक तो नहीं कर सकते, लेकिन जो आप लिखेंगे उसी को हम लोग सत्य मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ लेते हैं। कई भाषाओं के जानकार और विद्यार्थी क्या कहलाते हैं? जिनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया गया है, और शब्द प्रयुक्त किया गया था विलियम जोन्स के लिए भी किया गया था शब्द, और आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको डेफिनेटली शब्द के बारे में पता होगा। क्या वो शब्द भाषाविद है या फिर आपका ऑप्शन भाषानुवादक है? भाषानुवाद तो जो भाषा का अनुवाद करता वो है, यहाँ कहा गया भाषाओं का जानकार। क्या वो सलाहकार कहलाता है? डेफिनेटली सलाहकार तो नहीं हो सकता। तो राइट आंसर जो है चौथा तो बिल्कुल भी नहीं है। राइट आंसर है आपका क्या? भाषाविद। उस व्यक्ति को भाषाविद कहते हैं जिसको कई सारी भाषाओं की जानकारी होती है, और जो विद्यार्थी भाषाओं के विद्यार्थी कहलाते हैं उसको हम लोग सीखते रहते हैं, उसी को हम लोग भाषाविद कहते हैं। जैसे कि विलियम जोन्स जब भारत आए तो उन्होंने भारत में एक मुंशी से उन्होंने फारसी भाषा का ज्ञान लिया। विलियम जोन्स जब भारत में आए तो भारत की बहुत सारी किताबें, चाहे वो दर्शन की हो, कानून की हो, चिकित्सा की हो, सभी प्रकार की किताबों की उन्होंने ज्ञान अर्जन किया। मतलब वो भाषाओं के काफ़ी जानकार थे। ऑलरेडी उनको फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा तो आती ही थी। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। ये काफ़ी अच्छे प्रश्न है। ये प्रश्न जो है मल्टीपल चॉइस में, एक्चुअल में ये बड़े बड़े प्रश्न हैं, इसको उत्तर को सोच समझ के देना होगा। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा तो उत्तर नहीं हो पाएगा, और चैप्टर पढ़ लिया तो डेफिनेटली आप मेरे साथ बने रहिए, आपको इसका उत्तर मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप अपना उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में प्रेषित करें। पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लें, ऑप्शन को पढ़ लें, फिर अपना उत्तर दें। तो एक एक करके सब चीज़ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? भारतीय शिक्षा में प्राच्यवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय शिक्षा में प्राच्यवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहले तो हमें इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। जो वर्ड यहाँ पर दिया गया है उसका नाम है प्राच्यवाद। ये प्राच्यवाद क्या है? प्राच्यवाद का मतलब क्या होता है? प्राच्यवाद का मतलब होता है एशिया की संस्कृति को जानने वाला व्यक्ति, या एशिया की जो संस्कृति वाला जो एरिया है, एशिया वाला जो एरिया है कि जो संस्कृति, कल्चर, भाषा, ये सब चीज़ें प्राच्यवादी चीज़ें कहलाती हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ है। तो पहला ऑप्शन हमारा, एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग प्राच्यवादी लोग कहलाते हैं। तो एशिया की संस्कृति और भाषा का गहन ज्ञान रखने वाले लोग क्या कहलाते हैं? प्राच्यवादी लोग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल ये ऑप्शन तो हमारा सही है, वही प्राच्यवादी लोग कहलाते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। दूसरा ऑप्शन है प्राच्यवादियों ने दलील दी। दलील का मतलब होता है, मतलब उन्होंने विचार दिया, उन्होंने ऐसा सपोर्ट किया, ऐसा समर्थन दिया। उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए। बिल्कुल प्राच्यवादियों ने, और जरूरी नहीं कि प्राच्यवादी केवल इंडियंस ही हो सकते हैं। प्राच्यवादी हर एक वो व्यक्ति होगा जो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखता हो, चाहे वो विलियम जोन्स ही क्यों ना हो, चाहे वो नेथेनियल हॉलहेड ही क्यों ना हो, या फिर सर हेनरी थॉमस कोलब्रुक क्यों ना हो। तो ये जितने भी लोग थे जिन्होंने इंडिया की भाषा को समझा, जाना, एशिया की भाषा की जानकारी रखते थे, वो सब क्या कहलाते थे? वो सब प्राच्यवादी लोग थे। प्राच्यवादियों ने दलील दी
कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को प्रोत्साहन देना चाहिए और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना करना चाहिए। दोस्तों ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अंग्रेजों ने इन्हीं सजेशन के बाद सन 1781 में कलकत्ता में मदरसे की स्थापना की। अंग्रेजों ने इसी सजेशन के बाद सन 1791 में वाराणसी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसका मतलब पॉइंट 2 बिल्कुल सही है कि प्राच्यवादियों ने डेफिनेटली अंग्रेजों को यही सलाह दी थी। तीसरा पॉइंट है प्राच्यवादियों ने कहा, क्या कहा? प्राच्यवादियों ने कहा, ये शब्द ध्यान रखना, प्राच्यवादी का मतलब क्या होता है, ये पहला पॉइंट उसका मतलब ही है। प्राच्यवादियों ने कहा कि हिंदू और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाए जिससे वे पहले से परिचित नहीं थे। प्राच्यवादी ने क्या कहा कि हिंदू और मुस्लिमों को वही पढ़ाया जाए जिससे वो परिचित नहीं थे, जिसे वे आदर या महत्व देते हैं। तो डेफिनेटली ये पॉइंट गलत है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिमों को समझने के लिए उनको उनके पुराने किताबों, कानून की किताबों को ही पढ़ाना चाहिए। तो हिंदुओं और मुसलमानों को भारतीय ज्ञान को ही पढ़ाना चाहिए जिससे वो परिचित हैं, जबकि यहाँ क्या लिखा है, परिचित नहीं है। तो ये ऑप्शन तो हो गया आपका क्या, ऑप्शन नंबर 3 हो गया आपका गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 तो असत्य हो गया। अब देखते हैं आगे ऑप्शन नंबर 4 है या नहीं। अगर नहीं है तो हमको तीनों में से सिलेक्ट करना है। तो देखो क्या था, ऑप्शन नंबर 1, 2 सही है, तीसरा गलत है, ये तो पता है आपको। मैं इसको मिटा देता हूं। अब क्वेश्चन पढ़ो जरा कि क्या पूछ रहा है। उपरोक्त कथनों में से असत्य कौन सा है? तो तीसरा वाला जो था ना, सबसे आखिरी वाला, ये परिचित नहीं थे, तो जिससे वो परिचित हैं उसी को पढ़ाना ऐसा बोला गया था। तो ये सेंटेंस जो है वो गलत है। इसका मतलब राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ये होगा कि केवल असत्य कौन सा है? तो तीसरा कथन असत्य है, बाकी सब सत्य है। तो केवल तीसरा कथन असत्य है, तो ग इज द राइट आंसर। तो ग हमारा एक सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15th क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन क्या बोलता है कि ब्रिटिश शासन काल में पहला मदरसा कब खोला गया था? यानी ब्रिटिशों के काल में जो पहला मदरसा भारत में खोला गया था वो कब खोला गया था? और वो काल चल रहा था सर वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम की बात है। और कब होगा? क्या 1781 में होगा? क्या वो खोला गया था 1780 में, या 85 या 90 में? ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अभी इसी चैप्टर में, यानी इसी एमसीक्यूज में हम लोग पहले भी इसकी बात कर चुके हैं। कब खोला गया था आपको पता होना चाहिए। सन 1781 में जब भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स साहब थे तब मदरसा खोला गया था। तो 1781 इज द राइट आंसर। बाकी ये तीनों ऑप्शन क्या है? ये तीनों ऑप्शन आपके गलत है। तो क इज द राइट आंसर, 1781 में खोला गया था। तो फिर वाराणसी के स्कूल हिंदू कॉलेज की भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? किसने की थी? ये तो हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ लिया था। तो वापस से मैं बता दूं, जोनाथन डंकन नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। लेकिन कब की थी, कहाँ की थी? बनारस में की थी, लेकिन कब की थी? तो मदरसा जब खोला गया था ना कलकत्ता में, उसके 10 साल बाद इसको खोला गया था। तो मदरसा कब खोला गया था? अभी जस्ट क्वेश्चन किया, याद करो, 1781 में खोला गया था। 10 साल बाद मतलब 1791 में खोला जाएगा। तो ना तो 92, 93, 94 तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है? गलत है। व्हाट इज द राइट आंसर? एंड द राइट आंसर इज 1791, 1791 में खोला गया था। अब आपका उत्तर आपके सामने आ गया है। बहुत सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन था। 1791 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसके एक पॉइंट को पढ़ना, क्योंकि हो सकता है कि आपका पॉइंट कहीं मिस ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं, मैं और आप दोनों साथ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए जरा, क्या है? कंपनी प्रशासन में वर्नाकुलर किसे कहा जाता था? ये जो कंपनी होती थी, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, ये एक शब्द इस्तेमाल करती थी जिसका नाम था वर्नाकुलर। ये कंपनी वर्नाकुलर शब्द का इस्तेमाल किसके लिए करती थी? जरा सोचो। तो सोचने की जरूरत क्या, हमारे पास ऑप्शन है ना, जो मिल जाए, जो हमें सही लग रहा है उसको हम लोग ऑप्शन में सटीक मार देंगे। पहला क वाला ऑप्शन है आपका, जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानते थे उसके लिए क्या वर्नाकुलर शब्द था? डेफिनेटली नहीं। आपने चैप्टर पढ़ा है, आप जानते हैं उसको हम लोग क्या बोलते थे? उसको बोलते थे मुंशी। जो व्यक्ति फारसी भाषा पढ़ना जानता था, जो व्यक्ति फारसी भाषा को लिखना जानता था, और जो व्यक्ति फारसी भाषा दूसरों को पढ़ा भी सकता था, उस व्यक्ति को मुंशी कहा जाता था भारत में। तो वो मुंशी शब्द था। लेकिन वर्नाकुलर शब्द के लिए क्या? तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत है, ये तो है ही नहीं। दूसरा देखते हैं, स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा के बीच
फर्क को चिन्हित करने के लिए प्रयुक्त शब्द। स्थानीय भाषा और साम्राज्य भाषा, दो शब्द समझना। अगर मैं आपको बोलूं कि भारत गुलाम था किसका? ब्रिटेन का, ठीक है। तो साम्राज्यवाद किसका था देश में? ब्रिटेन का था। ब्रिटेन साम्राज्य स्थापित करे थे, तो साम्राज्यवाद, साम्राज्य किस पर था देश का? इंग्लैंड का साम्राज्य था। लेकिन यहाँ के जो लोग रहते थे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ के स्थानीय लोग बोलेंगे। भारतीय स्थानीय लोग कौन है? हम भारतीय लोग थे। अब क्या बोल रहा है ये कि स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो साम्राज्यवादी की भाषा क्या थी? अंग्रेजी। और हमारी क्या थी? भारतीय भाषा कोई भी, चाहे हिंदी हो सकती है, हिंदी, उर्दू, फारसी, या हमारी संस्कृत भाषा, या मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बहुत सारी भाषा हमारे पास में। तो इन भाषाओं के, इन दोनों के बीच में फर्क, हिंदी, इन दोनों के बीच में फर्क स्थापित करने के लिए क्या वर्नाकुलर का इस्तेमाल किया था? क्या शब्द यही था? तो बिल्कुल डेफिनेटली वही शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो भाषा हमारे देश में बोली जाती थी और जो भाषा हमारे देश पर राज करने वाले अंग्रेज बोलते थे, उन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था जिसको बोलते थे वर्नाकुलर। और वर्नाकुलर शब्द बोलते थे ये भारतीय भाषाओं के लिए। अंग्रेजी भाषा के लिए तो अंग्रेजी बोलते थे, लेकिन हमारी भाषा के लिए वर्नाकुलर बोलते थे, क्योंकि हमारी भाषा एक नहीं थी, बहुत सारी थी, इसलिए एक ही शब्द बोलते थे। जैसे कि आजकल हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी, चाहे भारत में बहुत सारे लोग घूमने के लिए आते हैं, चाहे कोई रशिया से आ जाए, चाहे कोई चाइना से आ जाए, चाहे कोई ब्राज़ील से आ जाए, चाहे कोई यूएसए से आ जाए, कनाडा, अमेरिका, या कोई भी देश मान लो, कोई दूसरे देश से भारत में आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग ये बोलेंगे कि यूएसए का है, ये थोड़ी बोलेंगे। हम लोग क्या बोलते, चाहे वो यूके का हो कहीं को, हम लोग एक ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, विदेशी, ये फॉरेनर है। तो जैसे फॉरेनर शब्द सबके लिए एक था, वैसे ही सारी भारतीय भाषाओं के लिए अंग्रेज एक शब्द इस्तेमाल करते थे, दैट इज कॉल्ड वर्नाकुलर। तो ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है, डेफिनेशन है, ये तो सही है। लेकिन और भी पढ़ लेते ना, हो सकता है कुछ नई चीज़ नीचे मिल जाए। ये तो हमारा सही ऑप्शन है ही, लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि सारे के सारे ऑप्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ग, एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले को वर्नाकुलर बोलते थे। तो ये तो वर्नाकुलर नहीं होता था, इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते थे भाषाविद। ये तो भाषाविद होता था, ये मुंशी होता था, ये भाषाविद होता था। तो बीच वाला जो राइट आंसर है वही आपका सही उत्तर होगा। राइट आंसर इज ख इज द राइट आंसर। जो स्थानीय भाषा और साम्राज्यवादी भाषाओं के बीच में फर्क करने के लिए वर्नाकुलर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। प्रश्न क्रमांक 18 पढ़ते हैं, ये क्या है? प्रश्न क्रमांक 18 क्या है? प्राच्यवाद की आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राच्यवाद, वापस वही आ गया, क्वेश्चन वैसा ही है। प्राच्यवाद की आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन पर विचार कीजिए। मतलब कुछ लोग जो थे भारत में, जब जैसे ही 19वीं सदी की शुरुआत हुई थी, बहुत सारे लोगों ने इंडिया के इस प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना की। जैसे जेम्स मिल थे, उन्होंने बोला था कि भी प्राच्यवादी भारत की जो संस्कृति है वो सभ्य नहीं है, इनके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, तकनीकी ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पढ़ते हैं कि क्या सही है, क्या ऑप्शन सही है, नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, 19वीं सदी के प्रारंभ से ही अंग्रेज अफसरों ने प्राच्यवाद की आलोचना करना प्रारंभ कर दिया था। बिल्कुल सही, 19वीं सदी के आरंभ में ही अंग्रेज अफसरों ने भारत के इस प्राच्यवाद की आलोचना करना शुरू कर दिया था, यह कहकर कि भारतीय लोग असभ्य हैं, यह कहकर कि भारतीयों के ज्ञान में उतना दम नहीं जो इंग्लैंड की बराबरी कर पाए। यह कह के आलोचना करने लगे थे कि भारतीयों के पास ऐसा ज्ञान नहीं है जिससे स्किल जनरेट कर दी जाए, या फिर तकनीक का ज्ञान या वैज्ञानिक ज्ञान था ही नहीं, अवैज्ञानिक था पूरा। बिल्कुल 19वीं सदी में यही हुआ था। पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। इनकी आलोचना करने वालों में जेम्स मिल सबसे प्रमुख थे। बिल्कुल राइट थे, ये इतना पॉइंट तो बिल्कुल सही है, श्योर है कि ये सही था। आलोचना करने वाले जेम्स मिल बिल्कुल सही है। आगे और पॉइंट पढ़ते हैं। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। उनने तो अंग्रेजों को साफ बोल दिया कि आप देसी जनता को खुश करने के लिए मत पढ़ाओ, आप व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए सही चीज़ पढ़ाओ जो चाहिए। इसलिए वो आलोचना करते थे। उन्होंने बोला कि आप व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाना चाहिए, जनता को और उनको खुश करने के प्रयास के तौर पर शिक्षा नहीं देना चाहिए। पुरानी शिक्षा में कोई बात ही नहीं है,
नई शिक्षा लेकर अंधविश्वास को ख़त्म करो। बहुत सारी जो रीति रिवाज, बहुत सारी कुरीतियाँ भारतीय समाज में थी, वो उसके घोर विरोधी थे। तो दूसरा वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। बिल्कुल यही राय थी जेम्स मिल साहब की, पहले आलोचक वही थे। 1830 में दूसरे एक व्यक्ति आते जिसका नाम भी काफ़ी फेमस हुआ था, थॉमस बेबिंगटन मैकाले। ये मैकाले साहब का मानना था, 1830 में इन्होंने भी अपने सजेशन दिए। इनका मानना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर होगा। अरबी भाषा के, अरबी भाषा के मतलब, या फिर ऐसा बोल दो कि भारतीय साहित्य के बराबर होगा। इतना बड़ा वो बोलते थे। बिल्कुल सही था उनका एक कथन, थॉमस बेबिंगटन मैकाले साहब का। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि ये गलत था, ये इनका कथन भी सही था। अब नेक्स्ट था कथन नंबर 4। मैकाले के अनुसार अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। बिल्कुल सही बोलते थे। वो बोलते थे कि अगर अंग्रेजी आपने सीख ली तो दुनिया की जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बुक हैं, साहित्यिक कृतियाँ हैं, जो बुकें लिखी गई हैं, उसको आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। आप दुनिया के किसी भी राइटर की बुक पढ़ सकते हैं। तो ये तो अच्छा तरीका है ना, आपको दुनिया की संस्कृति से आप रूबरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही कथन था, यही मैकाले साहब कह रहे थे। सब कुछ सही है, चारों के चारों ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर क्या है? सभी कथन, ऑल आर राइट्स। तो कौन सा कथन सही है? तो सारे के सारे कथन सही है। जो उन्होंने कहा था वो बिल्कुल सटीक कहा था। अब बढ़ते आइए हमारा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा अहम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं इसको। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? इसको मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे चैप्टर में 2 बार इसका जिक्र हुआ है अंग्रेजी शिक्षा को लेकर के। एक बार हुआ था कि भाई, एक बार मैकाले साहब लेकर के आए थे और एक बार चार्ल्स वुड लेकर के आया था, वुड्स डिस्पैच। तो किसकी बात कर रहा था? अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के नाम से जिसको जानते हैं वो है 1835 का अधिनियम। 1835 के अधिनियम में कहा गया था कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा के रूप में प्रयुक्त किया जाए। अब भारत की हायर एजुकेशन के तौर पर हम लोग किसको एक्सेप्ट करते हैं? अंग्रेजी भाषा को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए 1835 इसका राइट आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 उस दूसरी शिक्षा नीति की बात करता है जिसका नाम है वुड्स डिस्पैच का। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम हमारा जो आंसर है उस पर आएंगे। वुड के नीति पत्र, या जिसे क्या कहा जाता है? वुड डिस्पैच कहा जाता है। वुड्स डिस्पैच के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ये जो आपको नीचे जो 4 पॉइंट दिए गए, इनमें से कौन सा कथन गलत है? अगर गलत है तो उस पर हम लोग पॉइंट कर देंगे। वुड्स डिस्पैच था क्या? ये वुड्स डिस्पैच के बारे में जरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही तो हम लोग कर पाएंगे कि क्या था। 1854 ईस्वी में ये वुड्स डिस्पैच इंडिया में आया था। ये शिक्षा की नीति थी, एक तरह का शिक्षा का एजुकेशन पॉलिसी थी, शिक्षा नीति थी। भारतीय शिक्षा को बदलने के लिए एक शिक्षा नीति भारत में आई थी, इसका नाम था वुड्स डिस्पैच। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोलते थे। इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते थे। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि भाई अब जो भारत में जो पंडित लोग होंगे, उन पंडितों को सरकारी सेवाओं में, सरकारी शिक्षा में हासिल कर लिया गया। आपको सरकारी शिक्षक के रूप में काम करना होगा। आपको रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी, 3-4 स्कूल आपके अंडर में होंगे, आप हमें रिपोर्ट भेजिए कैसा क्या काम चल रहा है, और आप ही पढ़ाएंगे। और जो भी स्कूल जो है वो चल रहे हैं, उनको जो भी स्कूल भाई हमारे हिसाब से चलेंगे, नियम के हिसाब से चलेंगे, उनको हम लोग अलग से जो है पैसा भी देंगे, अलग से अनुदान भी देंगे। ऐसे सब कुछ चीज़ें बनाई गई थी। तो बढ़ते एक एक करके क्या क्या इसमें लिखा गया है। जो गलत होगा उसको हम लोग कर देंगे कि ये सही नहीं है। तो वुड्स डिस्पैच में क्या बातें थी? 1854 में कंपनी ने के लंदन में स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष, नियंत्रक मंडल, ये शब्द याद रखना, नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष थे चार्ल्स वुड। तो चार्ल्स वुड द्वारा शिक्षा के विषय में जारी एक नोट भारतीय गवर्नर जनरल को भेजा, और इसी नोट को कहा गया वुड्स डिस्पैच के नाम से जानते थे। एक नोट भेजा था वहां से जिसको वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल सही है, क वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, नियंत्रक मंडल के ही अध्यक्ष थे। ख वाला ऑप्शन, इसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास के महत्व को समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने भारतीय शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़कर बोला। बिल्कुल सही था।
उन्होंने बोला कि अगर यूरोपीय भाषा में शिक्षा दी जाए भारतीयों को तो उससे क्या होगा, व्यापार और वाणिज्य में विस्तार होगा, और उसके विस्तार में से होने से भारतीयों को लाभ होगा। और लाभ होगा कैसा, संसाधन विकास को समझने में उनको आसानी होगी, संसाधनों का विकास कर सकते हैं वो। ये बिल्कुल सही कथन है, ख इज द राइट आंसर, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये गलत है, ये सही है। ग वाला ऑप्शन, इसमें यह तर्क दिया गया कि भारतीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। क्या लिखा गया, एक बार फिर से पढ़े, इसी में छुपा हुआ है रहस्य। इसमें यह तर्क दिया गया कि भारतीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, तो वो भारतीय शिक्षा की तो बात ही नहीं करते। इसका जो उत्तर होना चाहिए था वो क्या था, यूरोपीय शिक्षा की बात करें ना, वो ये बोल रहे हैं कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के अंदर नैतिक शिक्षा का विस्तार होगा। डेफिनेटली ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि यहाँ भारतीय लिख दिया था, इसलिए ग इज द रॉन्ग आंसर, और इनमें से कोई नहीं तो ऐसे आंसर बना दिया, ये तो कुछ है नहीं। तो राइट आंसर क्या आपका, ग इज द राइट आंसर, जो कि गलत है। गलत है मतलब उसने पूछा ना कौन सा कथन गलत है, तो आपका ग वाला उत्तर गलत है, क्योंकि भारतीय शिक्षा से भारतीयों को, भारतीय शिक्षा के बजाय यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों को नैतिक चरित्र का उत्थान करना था, ये इसका राइट उत्तर था। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है कि कंपनी द्वारा देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति रिपोर्ट पेश करने का जिम्मा किसे सौंपा गया। जिम्मा किसे सौंपा गया, ये जो क्वेश्चन है क्या बोलता है कि कंपनी द्वारा देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति रिपोर्ट करने का जो जिम्मा है वो किसको सौंपा गया। तो ये बात आती है किसके ऊपर, क्या विलियम केरे नाम का व्यक्ति था जिसने ये काम किया, या फिर आपका जो सही उत्तर है वो है जेम्स मिल, या नेक्स्ट आपका आंसर है कर्नल जेम्स टॉड, या फिर विलियम एडम। कौन सा वो व्यक्ति था जिसे काम सौंपा गया था। क्या ये काम, देखिए जेम्स मिल को एक काम नहीं सौंपा गया था, क्योंकि जेम्स मिल तो आलोचना करने के लिए थे, तो उनको किसको एक काम सौंपा गया था, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम एडम। विलियम एडम साहब को स्कॉटलैंड से भेजा गया था। विलियम एडम साहब भारत में आए थे और उन्होंने भारत के स्कूलों पर एक पूरा चर्चा किया था, पूरा गहन अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि भारत में टोटल ये, उनकी बात कौन से, खाली बंगाल और बिहार की बात करते हैं। बंगाल और बिहार में घूमने के बाद उन्होंने बोला कि बंगाल और बिहार में 1 लाख स्कूल हैं, हर एक स्कूल में लगभग 20 स्टूडेंट है, ऐसा वो बोलते हैं। विद्यार्थी, जो विद्यार्थियों की संख्या है वो कितनी है, बहुत कम, छोटे छोटे केंद्र थे, तो 20 क्या है विद्यार्थी हर एक स्कूल में। 20 विद्यार्थी के बाद वो क्या बोलता है, ऐसे कुल मिला के 20 लाख से भी ज्यादा होंगे, ये उन्होंने बोला था। 20 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थी हैं। तो ये रिपोर्ट किसने दी है, विलियम एडम्स नाम के व्यक्ति ने रिपोर्ट पेश की थी, जो इनको ये काम सौंपा गया था। तो राइट आंसर क्या होगा, विलियम एडम्स इज द राइट आंसर। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, विलियम एडम द्वारा तैयार प्रगति रिपोर्ट में भारतीय पाठशालाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब आपको एक क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन के एक एक पॉइंट पढ़ने हैं, एक एक पॉइंट पढ़ने के बाद हमको ये तय करना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत। तो विलियम एडम द्वारा तैयार की गई प्रगति रिपोर्ट में भारतीय पाठशालाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है देखना है। पहला कथन, एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार के 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी। बिल्कुल सही बोला उसने कि 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं थी, उनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी 20 लाख से अधिक थी। ये पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन वो पूछ क्या रहा है, गलत वाला पॉइंट कौन सा है। दूसरा पॉइंट है आपका, उस समय बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी। बिल्कुल सही बोला उसने कि बच्चों की फीस निश्चित नहीं हुआ करते थे, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या था, बच्चों के माँ बाप की आमदनी के हिसाब से अलग अलग बच्चों की अलग अलग फीस होती थी। तो उस समय बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, किताबें नहीं थी, बेंच और कुर्सियाँ नहीं थी, स्कूल की कोई अलग से इमारत नहीं थी, ब्लैक बोर्ड नहीं था, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता था, अलग अलग कक्षाओं की व्यवस्था नहीं थी जो आजकल है। बिल्कुल सही समझा उसने, ऐसा ही उस समय भारत में होता था। यानी जो गुरुजी होते थे ये उन पर डिपेंड करता था कि कौन से बच्चे को क्या पढ़ाना। वो देख लेते थे कि कौन सा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है। अगर उनको लगता है कि ये बच्चा जो है ज़्यादा पढ़ नहीं पाएगा तो उसको उतनी ही चीज़ पढ़ाते जितना वो सीख पाए।
कुछ बच्चा अच्छा ब्राइट होता था तो उसको ज़्यादा पढ़ाते थे, लेकिन सारे बच्चों को एक साथ बिठाते थे और गुरुजी तय करते थे कि किसको क्या पढ़ाना, क्योंकि कोई सिलेबस नहीं होता था, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं होता था, कोई परीक्षाएं नहीं होती थी, कोई इमारत नहीं होती थी, कोई बेंच नहीं होता था, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि फीस का स्ट्रक्चर भी ठीक नहीं था, किसको कितना फीस लेना ये भी डिसाइडेड नहीं था। ये उन बच्चों के माता पिता की आमदनी के ऊपर निर्भर करता था। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। विलियम एडम साहब ने यही बोला था। साधारण काश्तकारों के बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। देखिए उस समय सारे लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, क्योंकि विलियम एडम ने बोला है कि उस समय शिक्षा की प्रणाली ऐसी थी कि शिक्षा केवल तब दी जाती थी जब इस खेतों में कटाई होती थी। इस वजह से किसानों के बच्चे भी स्कूल जाया करते थे। लेकिन ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। इस राइट आंसर क्या है, ग इज दी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 22 का सही उत्तर क्या है, ग ही उसका सही उत्तर है। ठीक है, तो ग ही उसका सही उत्तर, मतलब ग उत्तर जो है वो गलत है, यानी ये पॉइंट गलत है और हमें गलत ही देखना था। इसमें क्या कहा है कि साधारण काश्तकार के बच्चों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। तो उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी, इसमें विलियम एडम साहब लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि भारतीय शिक्षा वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बिल्कुल अनुकूल है। अनुकूल का मतलब कि स्कूल केवल तब लगते थे जब फसल की कटाई होकर के अनाज वापस साफ होकर घर आ जाता था, तब स्कूल लगते थे। तो जैसे फसल की कटाई होने वाली थी, क्योंकि बहुत सारे किसान के बच्चे जो होते थे वो खेतों में काम करते थे, गरीब काश्तकार के बच्चे खेतों में काम करते थे। उस समय इतना लोग ये नहीं था, भाई खेती को तवज्जो दी जाती थी। ज़्यादातर किसान जो स्टूडेंट होते थे वो काश्तकार के ही बच्चे होते थे। इस वजह से उन्होंने कहा कि भाई सभी लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, क्योंकि शिक्षा की प्रणाली ही वैसी थी। इसलिए यहाँ पर ये कथन दिया गया ना कि शिक्षा नहीं दी जाती थी, तो वो भी शिक्षा ग्रहण करते थे। इसलिए पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं। देसी स्कूलों की प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए कंपनी द्वारा किए गए कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन बोलता है कि जो देसी स्कूल थे, जिन स्कूलों के बारे में विलियम एडम लिखता है ना कि 1 लाख स्कूल थे, 20 लाख से ज़्यादा जो बच्चे थे, क्या कैसे स्कूल थे, इमारतें नहीं थी, बेंच नहीं थी, सिस्टम नहीं था, उन स्कूल को देसी स्कूल कहा गया। देसी स्कूलों की प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए कंपनी द्वारा कुछ काम किए गए, उनमें उन कामों पर विचार कीजिए। क्या काम किए गए, और इसको सुधार करने के लिए 1854 में एक अधिनियम लाया गया था जिसका नाम था वुड्स डिस्पैच। बस उसी को पढ़ना है। पहला पॉइंट, 1854 के बाद कंपनी ने प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। बिल्कुल सही है ये, उससे पहले कभी भी ये फैसला नहीं लिया गया था। 1854 के वुड्स डिस्पैच के बाद कंपनी ने प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था को सुधारने के लिए फैसला लिया। ये पॉइंट सही है, आधा सही आधा और पढ़ लेते। जिसके तहत बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रखा गया। प्रत्येक पंडित को 4 से 5 स्कूलों की देखरेख करने का जिम्मा सौंपा गया, और यह भी कहा गया कि पंडित हर एक स्कूल की रिपोर्ट अंग्रेज सरकार यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजेगा। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। पहले ऑप्शन को सही कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या वो पूछना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर बी, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित शिक्षा, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित शिक्षा दी जाने लगी, जो कि देशी स्कूल में कोई सिलेबस नहीं था, कोई किताबें नहीं थी। अब पाठ्य पुस्तकों पर आधारित शिक्षा दी जाने लगी, एवं विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित शुल्क देंगे। अब उनकी पहले शुल्क भी सही नहीं थी, शुल्क भी फिक्स नहीं थी, टाइम टू टाइम दे रहे कि नहीं दे रहे इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। अब बोला गया कि नियमित शुल्क दे बच्चे और नियमित रूप से कक्षा में आए। अब आप छुट्टी नहीं मार सकते, ये नहीं बोल सकते कि भाई आपके फसल की कटाई चल रही तो आपको खेतों में काम करना है, क्योंकि पहले ये होता था देसी स्कूलों में कि खेतों की कटाई से, खेतों में जब फसल की कटाई चल रही तो स्कूल बंद हो जाते थे। फसल कट करके अनाज जब साफ होकर के घर आ जाता था तब स्कूल दोबारा से शुरू कर दिए जाते थे। लेकिन अंग्रेजों ने जो बदलाव किया, उनने बोला नियमित कक्षा लगेगी। अब आपको छुट्टी उस समय कभी नहीं मिल सकती जब आपके खेतों में काम हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। आपको तय करना होगा कि आपके लिए शिक्षा जरूरी है कि आपके लिए खेती जरूरी है। इसीलिए बहुत सारे काश्तकारों ने अपना ये काम धाम छोड़ करके, बच्चों ने जो है पढ़ाई छोड़ करके अपना जो पुश्तैनी काम है खेती बाड़ी का वो संभालना शुरू किया। इसलिए बहुत सारे किसान के बच्चे वहाँ पर नहीं जा पाए, सब नहीं लेकिन केवल गरीब किसान की बात है। और अनुशासन के नियमों का पालन करें, बिल्कुल ये लाइनें सारी की सारी सटीक है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी सही है। अंग्रेजों ने फैसला जो लिया था उसमें ये पॉइंट बिल्कुल सटीक बैठता है। पॉइंट नंबर 3, नए नियमों के से चलने वाली पाठशालाओं को सरकार अनुदान मिलने लगा।
सरकार से पैसा मिलता था, अनुदान मतलब अलग से पैसा, ताकि आप अच्छा काम करो और नई नई बेंचेस लाओ, अच्छी इमारतें बनाओ, इसके लिए सरकार पैसा देती थी। नए नियमों पर सरकार ने सबसे पहले जो पैसा सेंक्शन किया था ना, 1 लाख रुपए खर्च किया था। सोचो उस समय पूरे देश में नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगा। नए नियम मतलब कि जो पंडित या जो गुरुजी अपने स्कूल को नियमित चलाएंगे, जो रिपोर्ट भेजेंगे और बाकायदा पाठ्य पुस्तकों पर आधारित सिलेबस चलाएंगे और हर साल जो है वार्षिक जो है हमको जो है एग्जाम लेंगे, तो उनको हम लोग अनुदान भी देंगे। लेकिन जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। तो जो पाठशालाएं उनके मुताबिक काम नहीं करती थी, उनको कोई अलग से क्या नहीं दे रहे थे, सरकारी सहायता देने का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं था। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि जब जो पाठशालाएं अच्छा काम कर रही थी, जो अंग्रेजों ने बोला था वैसा काम करती, तो उनको अंग्रेज क्या करते, पैसे देते थे। और जो पाठशालाएं पुराने तरीके से वापस काम कर रही थी, तो अंग्रेजों ने बोला आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो अंग्रेजों ने नया नियम बदलने के लिए अच्छा प्रलोभन दे दिया कि अच्छा काम करोगे तो पैसा मिलेगा। सीधी सी बात है। लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, समय सारणी लचीला न होना के कारण काश्तकारों के बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। ये ऑप्शन हल्का सा सही लग रहा है कि जो समय सारणी वो लचीली नहीं थी। लचीली का मतलब होता है कि बीच में छुट्टी नहीं होती थी कि भाई फसल की कटाई के समय पे, तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट थी वो, तो लचीली तो नहीं थी। लचीली न होने के कारण काश्तकार के बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई देखिए सभी काश्तकार के नहीं, कुछ गरीब काश्त, साधारण काश्तकार अगर लिखा होता तो मैं बिल्कुल सही मानता इसको। साधारण काश्तकार के बच्चों ने पढ़ाई नहीं कर पाए, स्कूल नहीं जा पाए, छोड़ देना भी नहीं लिखाएगा, स्कूल नहीं जा पाए, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। साधारण काश्तकार की बात लिखी गई थी, तो ऑप्शन आपका क्या होगा, कौन सा असत्य है, तो केवल और केवल चौथा जो ऑप्शन है वो आपका असत्य है, इसलिए घ इज द राइट आंसर। केवल चौथा ऑप्शन ही असत्य है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर, केवल चौथा ऑप्शन असत्य है। बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न जो है हमारा वो क्या है, वो है आपका अब क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, हालांकि उसका उत्तर यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए इसलिए मेंशन कर दिया गया क्योंकि नॉर्मली अरविंद घोष के बारे में आपको इतना पढ़ने को मिलेगा नहीं, इसलिए हम लोग सीधा ही उसको बात कर लेते हैं। अरविंदो घोष ने राष्ट्रीय शिक्षा के संदर्भ में दिए गए विचारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। जो अरविंदो घोष ने जो विचार दिए थे उसमें कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका, घोष ने 15 जनवरी 1880 को बॉम्बे में अपने एक अभिभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए इसका कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। अरविंद घोष साहब ने 15 जनवरी 1880 को बॉम्बे में एक भाषण दिया था। उस भाषण में वो क्या कह रहे थे, उन्होंने कहा था कि इसका लक्ष्य है, उन्होंने शिक्षा के बारे में बोला था कि लक्ष्य है कि छात्रों को राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना। तो राष्ट्रीय शिक्षा ऐसी होना चाहिए जो छात्रों के अंदर देश हित का भाव जागृत करे, हमें देश को आज़ादी दिलाना, ये उनका मानना था। ऑप्शन नंबर 2 गलत है, वो इसका सही उत्तर है लेकिन वो गलत है। तो हम लोग सीधा ऑप्शन नंबर 3 और 4 पढ़ लेते ताकि आपको अरविंदो घोष के बारे में जानकारी मिल जाए, और चौथा पॉइंट क्यों गलत है ये भी मैं आपको बात बताऊंगा। ग वाला ऑप्शन है, ये सही वाला ऑप्शन है। ग वाला ऑप्शन है कि घोष ने कहा कि छात्रों को हस्तकला भी सिखानी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सकें। ये बात महात्मा गांधी भी बोलते थे। महात्मा गांधी और अरविंद घोष के विचारों में काफ़ी मेल है। अरविंद घोष ने बिल्कुल ये बात कही थी, वो कहना चाह रहे थे कि भाई बच्चों को शिक्षा के साथ साथ खाली पढ़ना लिखना ही शिक्षा नहीं होता है, पढ़ना लिखना के साथ साथ हस्तकलाओं में भी ध्यान देना चाहिए। हर एक बच्चा जब पढ़ के निकले स्कूल से तो उसके अंदर कुछ न कुछ कर गुजरने की, कुछ बनाने की, अलग से कुछ स्किल होना चाहिए ताकि वो अपना जीवन में रोजगार ले सके। शायद आज की शिक्षा में भी ये बात होती तो शायद कुछ और ही बात होती। आज भी बहुत सारे लोग शिक्षित होने के बावजूद भी स्किल नहीं होने की वजह से बेरोजगार है। अरविंद घोष की बिल्कुल सही सोच थी। घवल ऑप्शन है, अरविंद घोष ने इस बात पर बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी छात्रों को अपने मूल मतलब अपनी संस्कृति के साथ जुड़ा रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभवों का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इनको उन्होंने कहा कि देखो पश्चिमी देशों के पास क्या है,
संस्कृति भले ही उनकी सही नहीं हो, भले ही वो संस्कृति थोपना चाहते हो, हमें वो नहीं चाहिए, लेकिन उनके पास क्या है जो हमें भरपूर लाभ लेना चाहिए? उनके पास में आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कार हैं, आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक है, शासन करने की तरकीब उनके पास में है, इसका लाभ हमें लेना चाहिए। हमें अपना मूल भारतीय संस्कृति तो नहीं भूलना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि भारत को आगे बढ़ाना है तो आविष्कारिक तकनीक, वैज्ञानिक तकनीक बिल्कुल ज़रूरी है। शासन करने की सही पद्धति जो वो लोग इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसका भी लाभ उठाना चाहिए। बिल्कुल सारे पॉइंट सही है, ग वाला भी सही है और घ वाला भी सही है, लेकिन ये पॉइंट गलत कैसे हो गया? ये ख वाला पॉइंट पढ़ते हैं। ख वाला पॉइंट क्या है कि घोष का मानना था कि शिक्षा को अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। तो वो अंग्रेजी भाषा की बात नहीं कर रहा, वो बोल रहे हैं कि शिक्षा जो है वो भारतीय भाषा में देना चाहिए, तो वो भारतीय भाषा की बात कर रहे थे, इसलिए ये पॉइंट क्या हो गया? गलत। तो वो भारतीय भाषा के ही हिमायती थे, बस ये बोलते थे कि कुछ आधुनिक चीज़ें हैं, इनको आप लाभ इनका उठा सकते हो, बाकी अंग्रेजी भाषा नहीं होना चाहिए, इसलिए वो ख वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ते हैं। 25 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक एक करके इसके भी ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है कि शिक्षा के संदर्भ में महात्मा गांधी के विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी की। क्या महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में क्या बोलते थे? सारे पॉइंट पढ़ने के बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा और यहाँ महात्मा गांधी ने जो बोला क्या वो सही है या नहीं। पहला ऑप्शन आपका पहला पॉइंट है, गांधी जी की दृढ़ मान्यता थी। दृढ़ मान्यता का मतलब गांधी जी की बहुत ज़्यादा दिली इच्छा थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जाए। बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी चाहते थे कि शिक्षा तो केवल भारतीय भाषा में दी जाए। अगर इसकी जगह हिंदी लिखा होता तो मैं भी इसको गलत कर देता, क्योंकि भारतीय भाषा में खाली हिंदी नहीं आती, हिंदी आती है, फारसी आती है, संस्कृत आता है, बाकी बहुत सारी भाषाएं, हिंदी है इंडियन लैंग्वेज है जिसको ये बात करते थे। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देगी, पंगु बना देगी, या हमें हीनता का भावना पैदा कर देगी, या गुलाम बना देगी। एक ही बात है, ये पॉइंट बिल्कुल सही। गांधी जी बिल्कुल सटीक बोलते थे, उन्होंने सही बोला कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। पॉइंट नंबर 2 पढ़ते गांधी जी की शिक्षा के विचारों के संदर्भ में। जो पॉइंट नंबर 2 है वो क्या है? गांधी जी के राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले, अंग्रेजी शिक्षित भारतीय यानी अंग्रेजी शिक्षा लेने वाले जो भारतीय हैं, अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। गांधी जी क्या बोलते हैं कि विदेशी भाषा जो बोल रहे, अंग्रेजी बोलने वाले जो लोग हैं, वो हमारी स्थानीय जो संस्कृति, हमारे जो रीति रिवाज, उससे घृणा करने लगे, वो अपने आप को बड़ा ऊंचा समझने लगे हैं, और अंग्रेजी शिक्षित जो अंग्रेजी भाषा जो सीख गए हैं वो भारतीय जो हैं वो अपनी जनता से भी जुड़ाव करने के तरीके भूल जाए। कैसे भारतीयों से, अपने देश के लोगों से बोलना चाहिए, वे सब भूल चुके हैं। अपने ही लोग में विदेशी बनकर अपने देश में घूम रहे हैं, ऐसा वो बोलना चाह रहे हैं। तो ये कथन भी बिल्कुल कहीं सही है। उनने ये बोला था कि हमें हमारे ही देश में अजनबी बना दिया है अंग्रेजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। गांधी जी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। इसमें पाठ्य पुस्तकों पर जो जोर दिया गया है लेकिन जीवन अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। ये उनका पूरा पॉइंट। एक बार फिर से पूरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। गांधी जी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने लिखने पर केंद्रित है। ये तो बिल्कुल पॉइंट सही है। वो बोलते थे कि आप जो साक्षरता दे रहे हैं वो शिक्षा नहीं है, क्योंकि आप खाली पढ़ने लिखने पर जोर दे रहे हो। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य जो है वो तो व्यवहारिक ज्ञान है। तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि गांधी जी का कहना है कि पश्चिमी शिक्षा केवल मौखिक ज्ञान के अलावा पढ़ने लिखने पर ध्यान दे रहे हैं, उसमें पाठ्य पुस्तकों पर जोर दिया, खाली पाठ्य पुस्तक पढ़ने पर जोर दिया है, लेकिन जीवन के अनुभवों, व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। ना तो जीवन में अनुभव को सिखाया जाता है, न व्यवहारिक ज्ञान दिया जा रहा है, जो एक्चुअल में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल सटीक पॉइंट था गांधी जी का, सही पॉइंट था। तो पॉइंट 1, 2 और 3 हो। अभी तक तो सारे पॉइंट सही है, याद रखते चली जाइएगा कौन कौन से पॉइंट सही गलत है। एक भी गलत नहीं है, सभी सही है, तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। चौथा पॉइंट हमारा अंतिम, गांधी जी का मानना था कि प्रत्येक हस्त कौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाए। मतलब
जो हस्त कौशल मतलब स्किल जो है वो वैज्ञानिक ढंग से बच्चों में जनरेट की जाए, और यानी बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और कैसे का पता होना चाहिए। कोई भी चीज़ कोई बन रही है, गांधी जी बोल रहे हैं ना कि कोई भी चीज़ देश में बनती है वो कैसे और क्यों बनाई जा रही है, क्या उसकी आवश्यकता है कि नहीं, और कैसे बन रही, किस चीज़ से बन रही, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए ताकि बच्चे को हस्त कौशल आए। ये गांधी जी का बहुत अच्छा व्यू था। अगर इस पर वर्क कर लिया जाता तो आज़ादी के बाद भी हमारे देश में बेरोजगारी कभी नहीं होती। सारे के सारे पॉइंट गांधी जी के सही हैं। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर घ इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा, घ आपका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न क्रमांक 26। प्रश्न क्रमांक 26 रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों से भरा पड़ा हुआ है। इसको पढ़ते हैं। टैगोर की शिक्षा संबंधी विचारों के संदर्भ में कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन को आपको इसमें से देखना है। तो क्या कहा था टैगोर साहब ने, टैगोर साहब किस चीज की बात करते थे, याद करो। टैगोर साहब ने 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की थी। टैगोर साहब बोलते थे कि उनको बचपन में भी स्कूल पसंद नहीं था। टैगोर साहब का थोड़ा सा मैं बता दूं ताकि इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग टैगोर साहब के बारे में जान लें। टैगोर साहब का बचपन जब बीता तो वो स्कूल नहीं जाना पसंद करते थे, नफरत हो गई थी स्कूल से, क्योंकि उनको लगता था कि स्कूल जेल के समान है। स्कूल में वो मनचाहा काम नहीं कर सकते थे, ज़बरदस्ती के नियमावली, अनुशासन, किताबें पढ़ो, लेकिन वो कुछ और करना चाहते थे। जब वो बड़े हुए उनकी उम्र हुई तो उन्होंने विचार लिया कि एक ऐसा स्कूल खोलूंगा जो कि प्राकृतिक परिवेश से भरा हो, यानी नेचर से जुड़ा हुआ हो। अब बच्चों के ऊपर कोई अनुशासन नहीं थोपेंगे, बिल्कुल फ्री होकर बच्चे अपना काम पढ़ाई करेंगे, जो पढ़ना है वो पढ़ेंगे। और इससे क्या होगा, बच्चों में एक्टिविटी आएगी, दिमाग जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा। और सृजनात्मक शिक्षा की वो बात करते, क्रिएटिव नॉलेज हो जाएगा उसको, तो क्रिएटिविटी आएगी बच्चों के अंदर, ऐसा वो बोलना चाहते थे। उनने बोला कि वाकई में सही मायने में शिक्षा देने का जो सही स्थान है वो प्रकृति ही है। प्रकृति की गोद में बैठ करके बच्चों को शिक्षा लेनी चाहिए ताकि अच्छी शिक्षा बोले, और फालतू के जो बंधनकारी अनुशासन वाले जो अंग्रेजी सिस्टम है वो उसकी वो आलोचना करते थे। बस यही था उनके बारे में। अब आइए पॉइंट पढ़ते कि क्या वो वास्तव में बोलना चाहते थे। पहला पॉइंट, टैगोर को लगता था कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। टैगोर को लगता था कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। क्या, शिक्षा मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उनका विचार शिक्षा से था। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर का इज द राइट। लेकिन वो पूछ क्या रहा है, गलत कौन सा है। तो ये तो सही है, तो ये तो सही उत्तर हो ही नहीं सकता हमारा, क्योंकि हमें गलत उत्तर देखना है। ख वाला उत्तर देखिए, उनका मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, मतलब जो शिक्षा बच्चों को देना चाहिए वास्तव में वो प्रकृति में देना चाहिए। प्राकृतिक परिवेश मतलब प्राकृतिक, पेड़ के नीचे बैठकर हवा में, खुली हवा में विचार जो है ज़्यादा अच्छे से खुल जाते हैं। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ग। टैगोर पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों के सम्मिश्रण के पक्षधर नहीं थे। हमने पढ़ा था गांधी जी और टैगोर के विचार में क्या भेदभाव है, मतलब क्या फर्क है। गांधी जी और टैगोर साहब दोनों पश्चिमी सभ्यता के बिल्कुल खिलाफ थे, दोनों खिलाफ थे। लेकिन फिर भी गांधी जी जरा जहाँ एक भी चीज़ को नहीं मानते थे, वहाँ टैगोर साहब ने एक चीज़ को बोला कि हमें भारतीय संस्कृति को बचाए रखना है, लेकिन ये जो पश्चिमी सभ्यता है इसकी तकनीकी ज्ञान और आधुनिकीकरण की जो शिक्षा है इसको भारतीय संस्कृति से मिला दिया जाए, सम्मिश्रण कर दिया जाए, तो वो सबसे श्रेष्ठ शिक्षा होगी। तो वो उसके पक्षधर थे, जबकि यहाँ क्या लिखा, पक्षधर नहीं थे। तो वो पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों के सम्मिश्रण के पक्षधर थे टैगोर साहब, लेकिन यहाँ लिखा नहीं थे। यह ऑप्शन आपका हो गया गलत। घ वाला ऑप्शन क्या बोलता है, टैगोर साहब प्राकृतिक परिवेश में शिक्षा के पक्षधर थे। बिल्कुल ये वाला पॉइंट यहाँ पर भी है, तो घ इज द राइट आंसर। मतलब ग जो है वो गलत, ग भी जो घ जो है वो भी सही है, लेकिन ग जो है वो क्या है, गलत है। लेकिन हमें यहाँ पूछा क्या, कौन सा कथन गलत है, इसलिए गलत वाला ही सही हो जाएगा। और इसलिए राइट आंसर क्या है आपका, इसका ग राइट आंसर हो जाएगा। वो पक्षधर थे उस चीज़ की, बात समझ में आ गई। ये अगर नहीं होता तो फिर ये भी सही पॉइंट हो जाता, ये नहीं यहाँ पर गलत आ गया था, इसलिए पॉइंट आपका क्या हो गया, गलत। अब आइए पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 27। प्रश्न क्रमांक 27 पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 27 क्या है, कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालय की स्थापना किस समय की गई थी।
दोस्तों हमने चैप्टर पढ़ा है अच्छे से। अंग्रेज भारत में इस कॉलेजों की स्थापना कर रहे थे, विश्वविद्यालयों की स्थापना करते हैं, क्योंकि वुड्स डिस्पैच के बाद भारत में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव ला रहा था। तो क्या हो रहा था, एक तरफ तो भारत में लड़ाइयाँ चल रही थी, एक तरफ तो भारतीय लोग, भारत के सिपाही विद्रोह कर रहे थे और वो भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में अंग्रेज लोग यूनिवर्सिटी स्थापित कर रहे थे बम्बई, बंगाल और कलकत्ता में। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में, जो 3 प्रोविंसेस थी वहाँ पर ये कर रहे थे। तो बम्बई, जो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना कब हो रही थी? जब 1857 में मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह हो रहा था, उस समय हो रही थी। यानी 1854 के वुड्स डिस्पैच के नीति पत्र के बाद, 1854 का जो वुड्स डिस्पैच आया था उसके बाद हुआ। दोनों के दोनों कथन सही है, क्योंकि जो स्थापना हुई तो 1854 के बाद हुई, जब वो शिक्षा नीति आ गई थी। लेकिन हो कब रही थी? तो वो हो रही थी 1857 में, जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह हो रहा था। तो दोनों ही पॉइंट सही है, उसके बाद और इस समय। तो एक बिल्कुल सटीक उत्तर क्या होगा? ख और ख दोनों सही है, इसलिए ग वाला ऑप्शन क्या हो गया? आपका सही उत्तर हो गया है। तो 27 वाला उत्तर आप समझ गए होंगे। आपका अंतिम प्रश्न दोस्तों आपके सामने आ रहा है, उसका नाम है क्वेश्चन नंबर 28। और क्या है, जरा इसको पढ़ लेते हैं। नैतिक उत्थान के लिए ईसाई शिक्षा के लिए प्रारंभ किए गए। ईसाई शिक्षा के लिए क्या प्रारंभ किए गए? तो प्रारंभ किए गए सोरामपुर मिशन की स्थापना किसकी मदद से हुई? देखिए, ईसाई धर्म के लोग भारत में नैतिक शिक्षा को लाना चाहते थे। एक तरफ अंग्रेज ये बोल रहे थे कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था लाई जाएगी वो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लाई जाएगी, क्योंकि इससे व्यापारिक लाभ होगा, व्यापार में और वाणिज्य में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, भारत में संसाधनों का विकास होगा। लेकिन जब भारत में ईसाई मिशनरी आ रहे थे तो वो बोल रहे थे कि नहीं, भारतीयों के चारित्रिक शिक्षा देनी चाहिए, नैतिक चरित्र का विकास करना चाहिए, और ईसाई शिक्षा के द्वारा ऐसा हो सकता है कि इसलिए शिक्षा का उद्देश्य ऐसा कोई व्यापार नहीं होना चाहिए। तो अंग्रेज बोल रहे हैं कि एक तरफ तो हम इनको व्यावसायिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, इनको व्यावसायिक शिक्षा की ओर धकेल रहे हैं, ऊपर से ये मिशनरी ईसाई लोग आकर के जो यूरोप से आए थे वो हमारा अपोज करें, तो ऐसे में क्या होगा? जनता के मन में हमारे प्रति असंतोष फैल जाएगा, जनता विद्रोह कर देगी ऐसे में। तो वो क्या कर रहे थे? इन ईसाई मिशनरियों को भारत में आने ही नहीं दे रहे थे, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, ना पैसे दे रहे थे ना जगह दे रहे थे। तो ईसाई मिशनरियों ने क्या किया? ईसाई मिशनरियों ने एक व्यक्ति की मदद से डेनिश कंपनी जो थी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क की कंपनी भी इंडिया में थी, उसकी सहायता से इंडिया में सोरामपुर एक जगह है, वहां पर सबसे पहला मिशन स्थापित किया और मिशनरी स्थापित किया, और उसने वहां पर शिक्षा की व्यवस्था को शुरू किया। वो व्यक्ति कौन थे? तो उस व्यक्ति का नाम था, ये रटना पड़ेगा, उस व्यक्ति का नाम था विलियम केरे। विलियम केरे नाम के व्यक्ति ने ईसाई मिशनरियों की सहायता की और सेरामपुर में एक मिशन डालने में उनकी मदद की। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संपर्क में आने के बाद ईसाइयों को इंडिया में एंट्री मिली। हालांकि बाद में अंग्रेजों ने उनको अलाउ कर दिया था कि ठीक है आप भी आ सकते हैं। बाद में ईसाइयों के लिए कानून बना के ईसाइयों को काफ़ी प्रमोट भी किया था अंग्रेजों ने, लेकिन शुरुआत में उनको डर था, भय था इनसे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? विलियम केरे इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार होते हैं हमारे MCQ खत्म। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो YouTube पर सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक दूसरा विकल्प। और वो दूसरा विकल्प क्या है? वो दूसरा विकल्प है magnetbrains.com। दोस्तों ये हमारी वेबसाइट है, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको मिलेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जो कि आपको देता है सभी प्रकार की वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों आप यहाँ पर अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। CBSE क्लास 7 से क्लास 12 तक के ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको अपनी क्लास को चूज करना पड़ेगा, आपके सामने आपकी क्लासेस भी दिखाई देगी। अब आप 8वीं क्लास में हैं तो आप 8वीं क्लास को चूज कर लीजिए। जैसे आपने 8वीं क्लास को सिलेक्ट किया वैसे आपके सामने सारे के सारे 8th क्लास के टीचर होंगे। आपको करना क्या है? हर एक टीचर के नाम के नीचे लाल रंग में लिखा होगा वॉच नाउ, बस वॉच नाउ पर करिए क्लिक। आप जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसके सीक्वेंस में वीडियो आपके सामने आ जाएंगे और आप आसानी से इन सीक्वेंस वाले वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों है ना ये कमाल का विकल्प? जैसे आपने किसी भी चैप्टर पर क्लिक किया आपका वीडियो हो जाएगा शुरू। अब आप बना सकते हैं अपने नोट्स, आप कर सकते हैं अपने क्लास में टॉप, और हमें भी जरूर बताएं। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी बच्चों को
फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, वो भी हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत ही पसंद आ रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।